सुप्रभात। आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चालिहा। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज जो है एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 5वीं की किताब हम लेकर आए हैं। उसका 5वां पाठ, जहाँ चाह वहाँ राह। यह एक मुहावरा है और आपने ये मुहावरा जरूर सुनी होगी। जहाँ चाह वहाँ राह यानी कि हमें जिस काम को करने की चाहत होती है उस काम के लिए राह मीन्स रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। इसी उदाहरण को दर्शाते हुए एक कहानी दी गई है कि एक 26 साल की जो बच्ची है, इला लड़की है, गुजरात स्टेट के सूरत जिले से है। उसका हाथ जो है वो काम नहीं करता है, मगर इसके बावजूद वो कभी भी हाथों के काम ना करने की वजह से रुकी नहीं, बल्कि सभी काम खुद से पैरों से करती चली गई। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, फर्श बुहारना अपने पैरों से करने लगी और अपने राह में आगे बढ़ती गई। तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और डिटेल्स में समझते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। मलमल कपड़ा का धोती जो है उसका जो बादामी रंग है वो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा था। कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। उसी ने क्या किया था कि टांकों यानी कि सिलाई होती है, हाथ की सिलाई, और उससे बेल बनाई थी। बेल यानी कि जो भी ऐसे क्लाइंबर्स होते हैं, पत्ते क्लाइंबर्स उगते हैं, तो इसी तरह के धोती के साइड में पत्ते और फूल से बेल बनाई थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रही थी। ये एक दूसरा टाका होता है, टाका हाथ की सिलाई, और ये थे भरवा टाके। इस टाके में पत्ते जो होते हैं उसको ऐसे भर के बनाया था पूरा, तो टाके भी बहुत सुंदर दिख रहे थे। सुनहरे रुफले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। मलमल की वैसे तो बिल्कुल सादे सी कपड़ा होता है, लेकिन उसमें सोने का रंग का, रूप के रंग का जो बेल बूटो, ये बेल है, बूटा यानी कि पत्तों को बूटा कहा गया है, जो बेल में लगी होती है या फिर फूल वगैरह, उससे उस कपड़े में भी बिल्कुल जान आ गई थी। लग रहा था कि कपड़े में सचमुच का बेल उगा हो, फूल खिला हो। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। तो इला सचानी ने इसको टाकों से सजाया था। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। इतना सुंदर वो कढ़ाई करती है कि मिसाल कहा गया है कि इसके सामने दूसरे का कढ़ाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये देखो, ये है इला, जिसके हाथ काम नहीं करते हैं, वो अपने टांगों से ही काम, सुई पकड़े हुए काम कर रही है। 20 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो वो जो बचपन में है, अमरेली जिले के राजकोट गांव में वो रहती थी अपने नाना के यहाँ। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कनेर एक पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं उसका पिटपिटी मीन्स मुंह से बजाने का एक सीटी बना लेते थे। कुछ गिट्टे खेलते, ये एक खेल होती है जो कि गिट्टी से खेला जाता है। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। पिट्ठू आप सभी ने खेले होंगे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। दूसरे जितने भी बच्चे हैं वो शाम के समय निकलकर इस तरह के काम करते थे। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे, ऐसे गाना गाते थे। इला गाने में तो उनका साथ देती थी, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाते थे। जब झूले झूलते हैं लोग तो पैंगे लेते हैं, यानी कि इतना ऊंचा तक झूलते हैं ना, वो नहीं कर पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, क्योंकि पैंगे लेने के लिए झूला का जो रस्सी पकड़ना होगा उसके लिए तो उसके हाथ ही नहीं उठ रहे थे। उसके हाथ क्योंकि काम नहीं करते थे। वह
चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। तब वो बैठकर उन्हें बच्चों को देखने लगती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। बच्चों को भी लगता है इला के साथ खेलने का मन करता है। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। तो विष अमृत आपको पता होगा, जब विष कहते हैं तो बच्चे को बैठना पड़ता है और फिर उसी के टीम के कोई बच्चे आकर अगर अमृत कहे तो फिर वो खेल सकती है। तो विष अमृत हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे। विष यानी कि जहर होता है। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, क्योंकि हाथ से पीठ में मारना होता है धप्पा करते वक्त, तो वो नहीं कर पाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। वो कोशिश तो करती मगर उसके हाथ ही नहीं उठते। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान ली और जैसे जैसे इला बड़ी होती गई तो वह उसके अपने हाथ के लिए किसी भी काम के लिए रुकना नहीं चाहती थी, बल्कि उसने इन्हीं हाथों को चुनौती मान ली। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना जब पोछा लगाते हैं, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी यानी कि सब्जियां काटने का काम, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखने का काम भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई थी। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। जब उसके माता पिता स्कूल में दाखिला करने जाते हैं, दाखिला यानी कि एडमिशन, तो एक तो उसे नीचे बैठ के पैरों से लिखना है, तो उसकी थोड़ी सी सुरक्षा को लेके भी चिंता रहती थी, और कहीं उसके काम करने की गति को लेकर मन उसका थोड़ा सा काम स्लो होगा, इसलिए भी वे लोग चिंता करते थे। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाते कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। कभी क्या होता है कि कोई काम अच्छे से रहने वाले लोगों से भी फुर्ती से काम कर जाती है, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, क्योंकि ये आसान तो नहीं था कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर हमारा हाथ काम ना करे तो हम पैर से काम कर पाएंगे। ये तो सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसके सामने परेशानियां बहुत थी, लेकिन वह उनके सामने झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। अच्छा, इला जो दिव्यांग है तो उसे शायद थोड़ा समय ज्यादा मिल सकता था, लेकिन उसे पता नहीं था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। तो ऐसे बच्चों को दूसरे किसी के सहायता भी ले सकते हैं जो कि उसका लिखने का काम कर सके। वो मुंह से बोलेगी, दूसरा लिखते जाएगा। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन यह जानकारी उसे नहीं मिल पाई थी। जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता है ना। हाँ, जो भी हो, जितना भी उसने पढ़ाई की, लेकिन उसका जीवन उसके साथ है तो उसका कुछ भी खत्म नहीं हो जाता है। उसकी माँ और दादी कशीदारी करती थी। वह एक कशीदारी जो है एक तरह का कढ़ाई है। वह उनमें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटियां उकेरते हुए देखती। तो उसकी माँ और दादी जब कशीदारी करती तो उसे वो सब कुछ देखती रहती थी, कैसे सुई में रेशम पिरोते यानी डालते हैं, फिर बूटियां उकेरते हैं, सिलाई से कैसे बूटियों को अच्छा सा रूप देते हैं। न जाने कब उसने कशीदारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। तो
उसने देखते देखते उसने भी सोचा कि नहीं, मुझे भी यही काम करनी है। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। हाँ बच्चों, कोई आसान काम नहीं, क्योंकि हम लोगों को हाथ से सुई में कोई धागा पिरोने का काम ही बहुत मुश्किल होती है। तो रेशम का धागा जो है वो बहुत नरम भी होता है। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो जिस काम की करने के लिए चाहत हो, वहीं पर रास्ता भी निकल ही आता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। कुदरत यानी कि कुदरत ने उसे हाथों से काम करने की अनुमति नहीं दी। कुदरत प्रकृति होती है, मगर उसने कुदरत से भी वो आगे बढ़ गई। कैसे? क्योंकि उसको विश्वास बहुत था अपने पर कि मुझे कशीदारी का काम करना ही है। 15-16 साल की होते होते इला कछियावारी कशीदारी में माहिर हो चुकी थी। तो बहुत ही, जब 15-16 साल की वो बच्ची हुई थी, तभी से वो कछियावारी कशीदारी में बहुत ही माहिर हो गई थी। माहिर यानी कि अव्वल, फर्स्ट, बिल्कुल। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। एग्जीबिशन में उसके द्वारा बनाए गए कपड़े को लगाया गया। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। तो ना, काठियावाड़ एक जगह भी होती है, उसकी सिलाई को इसीलिए काठियावाड़ी सिलाई कहा जाता है। उसके साथ लखनवी स्टिच जो होती है वो, और बंगाल की जो स्टिच होती है, लेकिन उसके कपड़ों में इन तीनों जगहों की स्टिच दिखाई देती है। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी जो है वो लखनऊ की होती है। डंडियों को कांथा से उभारा था। कांथा जो है वो बंगाल की होती है सिलाई। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। कसूती और जंजीर भी सिलाई की ही एक तरह की सिलाई ही होती है। तो जो ज्यामितीय, दैट मीन्स जो ज्योमेट्री कहते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल आकृति, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, और जंजीर यानी कि चेन, उनको बहुत अच्छे से सिलाई से उभारा था। पारंपरिक डिजाइनों में वह नवीनता सभी को बहुत भाए। और पहले पारंपरिक यानी कि जो पहले से चली आ रही हो, उन डिजाइनों में नयापन जो उसने डाला, ये सबको बहुत अच्छा लगा। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। उसे जो अनूठा यानी कि बेमिसाल, एकदम बहुत ही विश्वास के साथ वो काम करती चली जा रही है। वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इसीलिए उसने जो काम किए थे उनका एग्जीबिशन भी लगा था। तो जो प्रदर्शनी में आए लोगों ने उनकी कला को काफी सराहा। इस प्रकार इला जहां चाह वहां राह जैसी उक्ति को 100% चरितार्थ करती है। वह सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। तो हमें भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी जो करने का इच्छा कर ले उसी को कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने पढ़ के सुनाया ताकि आप लोग भी अच्छे से रीडिंग कर पाए। और वर्ड मीनिंग्स मैंने बताए हैं, जो कि मैं लिख के भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग अच्छे से वर्ड मीनिंग्स को भी जान सकें। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, डिक्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों का रीडिंग अच्छा हो सकता है। स्पेलिंग्स एकदम अच्छे से आ सकते हैं, खुद से अपने आंसर बना के लिख सकते हैं। इसी के साथ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और अगर कोई कमेंट है तो जरूर डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही आप लोग मेरे नोटिफिकेशंस अगर ऑन कर ले, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊं
उसका आपको नोटिस जल्दी मिल जाएगा। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।